सभी मित्रों को नमस्कार। जन सुलभ पुस्तकालय के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस पुस्तकालय के एक लोकप्रिय स्तंभ रचना प्रक्रिया और रचना पाठ के अंतर्गत आज हमारे साथ जाने माने लेखक, पत्रकार जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। जी नमस्कार। मित्रों, नथमल शर्मा जी लगातार लंबे समय से कई विधाओं में लिख रहे हैं। अब तक इनके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। तो आज हम इनके लेखन के कवि पक्ष को कुछ अधिक विस्तार से और सघनता से समझने की कोशिश करेंगे। नथमल शर्मा जी का जन्म बालाघाट, मध्य प्रदेश में हुआ 10 अप्रैल 1956 को। और मित्रों, आजकल नथमल शर्मा जी बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं और कई तरह के कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। अखबार निकालने के अतिरिक्त विभिन्न साहित्यिक आयोजनों में इनकी अपनी एक खास दखल है। तमाम साहित्यकारों से मिलना जुलना होता है। एक कवि, एक रचनाकार किस तरह बनता है, उसके अपने संस्मरण कैसे हैं, उसके बचपन की, कैशोर्य की और युवावस्था के दिनों की स्मृतियां कैसी हैं, इन सब पर आज बातचीत होगी। और उन अलग अलग उम्र के खंडों में एक व्यक्ति और उसकी संवेदनशीलता किस तरह प्रभावित होती है और अपनी रचनाओं के लिए उसे कहां से प्रेरणा मिलती है, किस तरह के तत्व हम उसकी रचनाओं में देखते हैं, इन सब पर बातचीत होगी। तो आइए मित्रों, हम नथमल शर्मा जी को सुनते हैं और स्वयं उनके ही मुख से उनकी यात्रा को जानते समझते हैं। उनके रचनाकार की यात्रा किस तरह की रही, कविताओं के लिए जो हम कहते हैं कि जीवन के पास जाना होता है, तो वे किस तरह अपनी कविताओं में लगातार जीवन को व्यंजित करते रहे, उसे अभिव्यक्त करते रहे। तो एक बार पुनः नथमल शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने उन प्रारंभिक वर्षों के बारे में बताएं, उन फॉर्मेटिव ईयर्स के बारे में बतलाएं, जब आप याद करते हैं, जब आप उन दिनों की ओर लौटते हैं, तो वे कौन से कारक रहे, वे कैसी परिस्थितियां रही कि जिनके बीच आपका रचनाकार भी पनप रहा था। हालांकि तब शायद उस तरह की कोई स्पष्ट रूपरेखा या कोई स्पष्ट उसका जायजा आपके समक्ष न रहा हो। नथमल शर्मा जी। जी नमस्कार। नमस्कार। सभी साथियों को, और ये जो बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्राम है हमारे मित्र अर्पण कुमार जी का, उसके सभी दर्शक मित्रों को मैं सादर अभिवादन करता हूं। और जैसा आज आपने मुझे लाकर छोड़ा यहाँ तो बहुत दिनों से ये बात हो रही थी कि हम इस पर बात करेंगे। कहीं ना कहीं उलझने होती है, व्यस्तता होती है। खैर, बात जब हम करते हैं एक कवि के रूप में, आज जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसा कि हम शुरुआती दिनों में सुनते आते हैं, और जो पुरानी बात जो हमने सुनी, व्याघ्र वाली बात, वियोगी होगा पहला कवि, या कबीर की बात, पर पीड़ा की बात, दूसरे का दुख या समाज का दुख,
देखकर कुछ लिखने की, कुछ कहने की, कुछ बोलने की बात, लगभग इस तरह की बातों का मिला-जुला असर कविता पर होता है। ये बात हम बरसों से सुनते आए हैं, लगभग मेरे ख्याल है मेरे हमउम्र कवि या आज के कवि का लगभग यही जवाब होगा। मैं कोई नया जवाब नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मैं एक जो बात कहना चाह रहा हूँ अपनी रचनाओं की रचना प्रक्रिया के लिए या अपनी रचना यात्रा के दौरान हम सब या जो भी रचनाकार है, वो लगातार खुद को परिमार्जित करते जाता है। जब तक हम ये परिमार्जन को स्वीकार नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ लिख पाएँगे, कुछ बेहतर लिख पाएँगे या अपनी वो जो अभिव्यक्ति है, वो अपने विचारों से, अपने शब्दों के माध्यम से दे पाएँगे। हम नहीं करेंगे परिमार्जित तो जड़ हो जाएँगे। और साहित्य में ऐसे बहुत सारा साहित्य के सफ़र में ऐसा बहुत सारे पड़ाव हैं जहाँ ऐसे जड़ पड़े हुए हैं। तो जब जब हम बात करते हैं अपनी रचना यात्रा की, रचना प्रक्रिया की, तो मुझे लगता है कि हमारी जो श्रेष्ठता है उसका लगातार रूपांतरण होते जाना चाहिए। हमारे भीतर, हम सब के भीतर एक रचनाकार है, एक लेखक है, एक कवि है और एक श्रेष्ठता है। सारी चीज़ों के बावजूद, सारी अच्छाइयों और बुराइयों के बावजूद हमें उस श्रेष्ठता का लगातार रूपांतरित या रूपांतरण करते जाना चाहिए, करते जाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं, तो हम कुछ रचते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, तो अपना रचा हुआ समाज से साझा करते हैं, इस दुनिया से साझा करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जैसा अर्पण कुमार जी ने कहा, शुरुआती दिनों में औरों के समान मुझे भी नहीं पता था कि मैं कविताएँ लिखूँगा या कवि बनूँगा या कवि के रूप में जाना जाऊँगा। जाना तो मैं पत्रकार के रूप में ही जाता हूँ और वही मुझे अच्छा भी लगता है। पत्रकारिता को जीता हूँ और शायद उसी के साथ रहूँगा। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि कविता भी पत्रकारिता का ही एक रूप है। अगर आप प्रतिबद्धता के साथ जर्नलिज़्म कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप उस संवेदनशीलता के साथ समाज को देख रहे हैं या इस बेहद खूबसूरत दुनिया में खुद को शामिल कर रहे हैं। और खुद को जब आप इस दुनिया में समाहित करते हैं, खुद को इस दुनिया में जब शामिल करते हैं, तो वहाँ कविता के साथ आप उसमें प्रवेश करते हैं। वहाँ उस प्रवेश करने की जो सीमा है, वहाँ पत्रकार को छोड़ देना पड़ता है या पत्रकार को रोक देना पड़ता है, ज़रा रुक, कविता के साथ मैं इस बेहद खूबसूरत दुनिया में जा रहा हूँ। पत्रकारिता में थोड़ी-सी निर्ममता है, थोड़ी सपाटता है, संवेदनशीलता भी है, लेकिन कविता की जो ज़मीन है, वो थोड़ी गीली है, उसमें नमी है। उस नमी को लिए हुए जब आप इस जो दुनिया जो बहुत खूबसूरत है, जिसमें दुख भी है, पीड़ा भी है, दर्द भी है, तकलीफ़ें भी है, नदियों के बहना भी है, चिड़िया का शोर भी है और इस बहुत ही जंगल की हरियाली है। यानी सारा कुछ ऐसा है जिसे आप जो आपको भीतर से भरता भी है और भीतर से कुछ कहने के लिए थोड़ा-सा क्या कहना चाहिए, कचोटता भी है। तो जब आप कविता के साथ इस तरह की यात्रा में जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सब जो बात इस दुनिया के खूबसूरत होने की करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम ये बात खुद को तलाश करने की करते हैं। मैंने शुरू में एक बात कहा कि हम जब शुरुआती दौर में खुद के कवि होने की या कविता
रचने की बात करते हैं, आमतौर पे सवाल हमने भी पूछा है, हम सब से लोग पूछते हैं कि आप कविता के बहाने क्या कहना चाहते हैं या कविता क्यों रचते हैं। तो ये बात हम सब यही कहते हैं, हम अत्याचार, शोषण, पीड़ा, दुख, दर्द समाज का जो देखते हैं वे लौटाते हैं। साहिर साहब को याद करिए, जो कुछ दिया इस दुनिया में उसे लौटा रहा हूं मैं। तो जब हम ये बात लगभग सब करते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है एक समय जब हम आकर खुद को जब परिमार्जित करते हैं, रूपांतरित करते हैं, तो मुझे लगता है कि कविता के बहाने हम खुद को तलाश करते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या हैं, और जब कविता के साथ हम उस कविता की काया में प्रवेश करते हैं तो कविता हमको खुद से मिलवाती है। जिस दिन हमने रचना शुरू किया, हमने कविताएं लिखने शुरू की, उस दिन हमने इस खूबसूरत दुनिया में खुद को समाहित किया। दुनिया से अलग रहकर या दुनिया को समाहित हुए बिना हम रच नहीं सकते, ये बात सही है। हम इस दुनिया का हिस्सा हो गए। तो मुझे ये लगता है कि जब हम इस दुनिया के हिस्सा हो गए और उसके बाद जब हम लिखने लगे तो खुद को तलाश करने लगे। हमारी ये जो खुद को इस दुनिया का हिस्सा होकर उस दुनिया के लिए कविता लिखना, यानी खुद के लिए कविता लिखना, ये जब एक रचनाकार इस तरह से अपनी यात्रा को देखता है या अपनी यात्रा करता है या अपनी कविताओं को इस तरह से देखता है, तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं उस कवि होने के मर्म को छू रहे हैं। हम हमारी आंख सब कुछ देख रही है, लेकिन आंख की कोर जब नम होती है तब कुछ शब्द निकलते हैं, और जब हम वो हमारी आंख की कोर ऐसे ही नम नहीं होती, बहुत निर्मम दुनिया है, इसमें बहुत शोषण है, गरीबी भूखमरी है ही। तो जब हम इस तरह से इस पूरे झंझावात के बीच अपने किसी साथी की पीड़ा देखते हैं, मुझे तो ऐसा भी याद है, जो हमने देखा, आप सबने भी देखा होगा, बहुत सारा बचपन दूध के लिए तरस जाता है। बहुत सारे लोग सवेरे की रोटी खाते हैं और शाम को क्या खाएंगे ये सोच के उनकी आंखों में लगभग आंसू आते हैं। बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत सारा खाना होता है लेकिन खा नहीं पाते, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं होते। बहुत सारे लोग इस पूरी बहुत बड़ी दुनिया को हम हम जैसे लोगों के लिए या हम जैसे दो लोगों से छीन लेना चाहते हैं। तो जब हम इतना सारा अंतर्द्वंद, इतना सारी पीड़ा, बहुत सारे हमारे सामने यात्रा कर रहे लोगों को, हमारे सामने प्रेम की यात्रा कर रहे लोगों को तानाशाह बनते देखते हैं, तो हम हमारे उस साथी का चेहरा याद करते हैं, उसके दूध याद करते हैं, उसकी भूख याद करते हैं, और हमारी आंखें नम होती है। वो एक कोर जब गीली होती है तो शब्द झरते हैं। ऐसा मुझे इतने बरसों बाद ऐसा लगते रहा। तो हम कविता के साथ जब अपनी जिंदगी को जोड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है। अर्पण कुमार जी ने शुरू में बात की कि आप अपने बचपन के दिनों में कैसा महसूस करते थे, युवा अवस्था में कैसा महसूस करते थे। तो बचपन की बात तो मैं बता सकता हूँ, और युवा अवस्था तो अभी चली रही है, भले ही 60-65 साल उम्र हो गई तो क्या हुआ। तो बचपन में जैसा हम सबका बचपन होता है, मेरी उम्र के लोगों का जो बचपन बीता, हम लोगों ने एक बहुत ही अलग तरह का समय देखा, जिसको ये जो व्हाट्सएप की दुनिया है
ये बताती भी है कि हमारी पीढ़ी जैसा बचपन या हमारी पीढ़ी जैसे जो मोहल्ला, रिश्ते, संबंध वो अब नहीं आएंगे। इसको जरा रोक लो, बचा सकते हो तो बचा लो। अगली पीढ़ी के पास ये सब नहीं होगा। वो घर के बाहर सोना, मच्छरदानी लगाकर, बहुत कम लाइट में पढ़ाई कर लेना, बहुत कम पैसों में गुजारा कर लेना, बहुत कम खाने में पेट भर लेना, लेकिन दोस्तों के साथ उस सारी कमियों में बहुत सारी खुशियां ढूंढ लेना, लगभग इस तरह। और गुरुजी की मार खा लेना, पाठ अगर याद नहीं हुआ तो छड़ी खा लेना, और स्कूल के सामने बिकते बुढ़िया के बाल या दयाराम का मिक्सचर या गुरमुख की बॉम्बे मिठाई खा लेना, इसमें सारा सुख ढूंढ लेना, और स्कूल से इस तरह से अपने कॉलेज को जाना। तो ये जो एक जो बचपन लगभग हम मेरे हम उम्र लोगों का है, वैसा बचपन बीता है। उसमें लिखा भी है। मैं तो पता नहीं मैं उस समय कवि था या नहीं था, लेकिन जब मैं कक्षा 5वीं में जब था, मैं बस्तर की यात्रा करने का मौका मिला। मेरे बड़े भाई उन दिनों कांकेर में रहा करते थे, आज भी रहते हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। पूरा परिवार वहाँ है, हम लोग बस्तरियाई कहलाते हैं छत्तीसगढ़ में। तो बालाघाट से मैं आया, और वहाँ से लौटते समय स्कूल जाना था, बारिश के दिन थे। तो वो पहली जो कविता छोटी सी बनी बस में बैठे बैठे, मौसम की कविता बनी। और उन दिनों का जो अखबार साहित्य को पसंद करने वाला हुआ करता था वो देशबंधु था, और वो पहली कविता शायद 63 या 64 में देशबंधु में छप गई। कुछ दिनों बाद मेरे बड़े भाई ने उसकी कतरन को भेजा, और कुछ भी नहीं लिखा। ये लिखा कि ये तुम्हारी ये तुम्हारी कविता छपी है, या इस तरह से कोई शब्द था उनमें, बस उसके अलावा कुछ नहीं लिखा। मुझे लगा कि छप तो गई है, लेकिन मैंने शायद कुछ अच्छा नहीं लिखा होगा। साल 2 साल बाद फिर उन्होंने किसी दिन पूछा कि तुमने लिखना रखा है कि नहीं जारी। मैंने कहा नहीं लिखा मैंने। तो ये बात कहीं अटक गई थी भीतर में, और फिर वो एक बचपन इस तरह से बढ़ते गया। कॉलेज में गए, हिंदी पसंद भी थी, हिंदी के सारे टीचर्स पसंद करते थे, और कॉलेज की पत्रिकाओं में और सारी चीज़ों में फिर छोटी मोटी कविताएं छपने लगी। फिर भी मुझे लगता था कि मुझे कुछ और करना है, और ये इस तरह का एक सफ़र चलते रहा। जब हम एक कहते हैं कि 18, 19 या 20 साल के बाद एक जिम्मेदारी के लिए दुनिया के सामने आते हैं, जिम्मेदारी लिए हुए, तो मैं कलम के साथ ही आया। मैं कहीं भटकते हुए पत्रकार नहीं बना, सोच समझ के पत्रकार बना। सरकार की नौकरी मिली, मैंने नहीं की। मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो कलम के साथ चलना है। कुछ समय तक घर परिवार के लोग नाराज हुए, लेकिन फिर लगा कि ये तो उधर ही जिएगा। तो इस तरह से एक सफ़र शुरू हुआ, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप समाचार में तो विस्तार से लिख सकते हैं और दूसरे दिन छप जाती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके भीतर विस्तार लेते रहती हैं, और फिर किसी दिन सवेरे, अर्ली मॉर्निंग, या रात 2 बजे, या किसी भी समय बहुत थोड़े से शब्दों के साथ बाहर आती है। वो जो पूरा का पूरा जो विस्तार है, वो थोड़े शब्दों के साथ जो बाहर आया, वो कविता बन जाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस तरह की कविता के साथ हम सब जीते हैं। जो भी कवि मित्र कविताएं लिखते हैं वो इसी तरह से जीते हैं, और मुझे लगता है कि हमें कविता को भी, या कविता को ही उतनी ही गंभीरता के साथ लेना चाहिए। कविता आपको जिंदगी देती है, कविता आपको जीने का सलीका सिखाती है। या मैं बहुत
आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो कविता हमें मनुष्य बनाती है। तो हम कविता नहीं रचते। आमतौर पर मुझे लगता है कि ये मेरी कविता है, या ये मैंने इस दिन ये लिखा था। लेकिन मुझे लगता है कि कविता लगातार मुझे रचती है या हमें रचती है, और उस रचे हुए के शब्द जो है वो उस दुनिया के हो जाते हैं, फिर वो मेरी नहीं होती फिर। तो जब हम इस पूरी दुनिया में खुद को समाहित करते हैं, और उस समाहित होने से या परिमार्जित होने से जो कुछ थोड़े बहुत शब्द इस पूरी दुनिया के लिए या अपने खुद के लिए, जिसके हम दुनिया के हिस्सा हैं, निकलते हैं, तो वो कविता होती है। और अगर ये नहीं होती तो हम फूल पत्तियों, पेड़ पौधों पे लिखते रहें, नक्शिक पे लिखते रहें, खूबसूरती पे लिखते रहें। लिखना भी चाहिए, मैंने भी लिखी, बहुत सारी कविताएं लिख के खारिज भी की है। संग्रह में कुछ कविताएं ऐसी जोड़ी भी है, कुछ प्रेम कविताएं भी लिखी हैं। लिखनी भी चाहिए। अगर वो संवेदना आप में नहीं है, या सौंदर्य या सुंदरता को देखने की दृष्टि नहीं है, तो आप कैसे, किस तरह से कवि बनेंगे? उस सुंदरता में खूबसूरती होती है। खूबसूरती प्रकृति की भी है, मनुष्य की है। एक एक बहुत ही किसी गांव में जाकर एक बहुत बहुत ही बेहद खूबसूरत बहुत सारे घरों को देखना भी आपकी दृष्टि में है, वो भी सुंदरता है। और खेतों की हरियाली तो बेहद खूबसूरत होती है, चिड़ियों का चहचहाट बेहद खूबसूरत, झरनों का शोर तो आपको रोके नहीं रोकेगा। लेकिन उस खूबसूरती के बीच अगर आप प्रतिबद्धता को तलाश करते हैं, आप आप उस खूबसूरती के बीच मनुष्य की जो जिजीविषा है, जो मनुष्य के जीने का जो जज्बा है, या मनुष्य के जीने का जो उद्देश्य है, उसको अगर आप तलाश करते हैं और उस तलाश को शब्दों में अगर पिरो देते हैं, तो ही आप कविता रचते हैं। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं, तो इस तरह के समाज को जो रचने की जो प्रक्रिया है, समाज को जो बेहतर बनाने की प्रक्रिया है, दुनिया को जो बेहतर बनाने की प्रक्रिया है, या इस बहाने कहें कि खुद को जो बेहतर बनाने की प्रक्रिया है, वो कविता आपको सिखाती है। वो सारा का सारा जो आपका कर्म है, वो सारा का सारा जीवन जीने का जो धर्म है, वो बिना कविता के आप नहीं जी सकते, ऐसा मुझे लगता है। तो इससे हम इस तरह की जो बात हम कर रहे हैं आज, तो मुझे लगता है कि ये जो कविता में जो खुद की तलाश लगातार जारी है, और मैं अभी तक तलाश रहा हूँ। ये बात पिछले दिनों, यानी कुछ कुछ बरस पहले, हमारे बहुत ही अग्रज और बहुत आदरणीय राजेंद्र राजन बेगूसराय में रहते हैं, बहुत किताबें लिखी है, आलोचक हैं। उनसे एक मुलाकात हुई थी, उनके साथ 2-3 दिन बिताने का मौका मिला था बेगूसराय में। तो उनसे जब ये बात मैंने कही, मुझसे उम्र में करीब 10-12-15 साल बड़े हैं वो, तो मुझे लगा कि जब मैंने ये बात कही कि कविता को हम जब खुद की तलाश के लिए लिखते हैं, या कविता में जब खुद को तलाश करते हैं, तो ये बात कहीं जैसे होता है ना, एक अचानक रेखांकित हो जाती है, या कहीं खट्ट से लगती है दिल में। वो बात वो बार बार दोहराते रहे राजेंद्र जी, और कहा, उस पर हम लोगों ने बहुत विस्तार से बात की, कभी उस पर बताऊंगा। और मैं उस पर लिखना भी चाह रहा था, लेकिन वो बात अटकी हुई है, लिख नहीं पाया उस पर। तो वो जो राजेंद्र जी से बात हुई, फिर राजेंद्र जी ने शायद कभी, अब वो तो खगेन जी रहे नहीं, कभी खगेन जी से भी ये बात कही होगी उनने। तो खगेन जी ने अलग से बैठकर कुछ कविताएं भी सुनी। तो इस तरह से ये जो हमारा खुद को जो तलाश करने का होता है, मैंने शुरुआती दिनों में मैं अर्पण कुमार जी से मैं कहना चाहता हूँ कि, और अपने सभी साथियों से जो मुझे देख सुन रहे हैं, इन दिनों आप बिलासपुर में रहते हैं, ये आपने जो कहा कि नहीं,
मुझे लगता है मैं सदियों से या युग युगों से बिलासपुर में रहता हूँ। हालांकि 40 साल तो हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन यहाँ आने के बाद बालाघाट से और रायपुर से मुझे लगा कि मैं यहीं रहने के लिए शायद बना हूँ। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की कण कण, यहाँ का धूल, यहाँ की नदी अरपा, मेरी बहुत प्रिय नदी, ये सब मुझे यहाँ बांधे रखते हैं। पत्रकारिता में बहुत सारे अवसर आए, मुझे दिल्ली और दूसरे शहरों में जाने के अवसर आए, लेकिन मुझसे बिलासपुर मेरा नहीं छूटा, ये शायद छूटेगा भी नहीं। तो मैं जब बात करता हूँ, तो जब बिलासपुर में जब हमने आए और पत्रकारिता करना शुरू की, तो हमारे बहुत सारे शुरुआती जो मित्र मिले, उसमें हमारे अग्रज, हमारे आदरणीय राजेश्वर जी मिले, राजेश्वर सक्सेना, रफ़ीक खान, प्रताप ठाकुर, हबीब भाई, हबीब खान, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। कुछ आगे चलकर राम कुमार तिवारी और फिर कपूरवाल, बहुत सारे नाम इसमें हैं जो मिलते गए। शुरुआती दिनों में जो लोग मिले, और जब राजेश्वर जी ने कहा कि हम आपकी कुछ कविताएं सुनेंगे, तो मैं सचमुच जैसा एक नया कवि उत्साहित होता है, बहुत उत्साहित हुआ, और बहुत ही अच्छा कुर्ता पहन के और कुर्ता पैजामा पहन के मैं राजेश्वर जी के यहाँ गया। और उन दिनों राजेश्वर जी के यहाँ इस तरह की एक साहित्य की महफिल जुटा करती थी, और मैंने अपनी कुछ कविताएं वहाँ रखी। और बाद में जो प्रगतिशील लेखक संघ का जो राज्य सम्मेलन छत्तीसगढ़ में हुआ, उसमें भी मैंने वो कविताएं सब सुनाई। उसके बाद से तो फिर हम हमारे अपने छत्तीसगढ़ और फिर देश दुनिया के दोस्तों से मिलते गए। जो आपने मुझे बहुत सारी बातें मुझे कही, अर्पण जी ने, वो बहुत बहुत ज़्यादा वो प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा कि आप अपने पहली कविता संग्रह के बारे में बताइएगा। वो दरअसल प्रगतिशील लेखक संघ का यहाँ एक सम्मेलन था, और उसमें भीष्म जी को आना था, मंगल जी को आना था, भीष्म साहनी जी को। और तो उस समय राजेश्वर जी ने कहा कि आप रफ़ीक खान, नतमल शर्मा, उषा वैराकर और कुछ ये जो हैं आप लोग युवा साथी, उनकी संग्रह निकलने चाहिए। तो बाकी हम दो की कुछ कविताएं, 20-25 कविताओं का एक संग्रह उन दिनों निकला, और जिसका नाम मेरी संग्रह का नाम सूरज को देखो रहा, और रफ़ीक खान के संग्रह का नाम जकड़न के विरुद्ध। इस जो सूरज को देखो एक छोटी सी कविता संग्रह है, उसकी लगभग 3 पेज की समीक्षा वीरेंद्र मोहन ने लिखी। वो मेरे लिए एक मेरा उत्साह बढ़ाने वाली भी थी, मुझे प्रेरणा देने वाली भी थी, और उनके उस लिखे को अभी तक मैंने संभाल के भी रखा है। एक एक कविता को उन्होंने जिस तरह से लिखा, जिस तरह से एक एक कविता के बारे में लिखा, तो मुझे मुझे बाद में महसूस हुआ कि मैंने इसलिए लिखा कविता, ये कविता मेरी ये कहती है। तो इस तरह से हमारी एक समझ भी लगातार विकसित होती है। जैसे मैंने कहा ना, हमारी श्रेष्ठता का रूपांतरण इस तरह से होता है। तो ऐसी यात्रा में अपने साथियों का, अपने मित्रों का, अपने समझदार पढ़ने लिखने वाले साथियों का, जैसा जो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा हैं, प्रभाकर चौबे हैं जो अब नहीं रहे, तेजिंदर मेरे बहुत ही आत्मीय थे, वो नहीं रहे, जयप्रकाश एक बड़े आलोचक हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे लेखक लोक बाबू हैं, परमेश्वर हैं, रवि श्रीवास्तव जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथी हैं, जो लोग मुझसे लगातार कहते हैं आप लिखो, बोलो। लेकिन मैं अपने प्रगतिशील लेखक संघ के जो सांगठनिक दायित्व है उसमें भी थोड़ा उलझा रहता हूँ, और पारिवारिक थोड़ी सी उलझन होती है, मैं न ज़्यादा लिख बोल नहीं पाता। ये तो अर्पण कुमार जी को धन्यवाद है कि उन्होंने आज इस तरह से मुझे फंसा ही लिया। अच्छा भी लगा, मुझे लग रहा है कि मैं खुद से मिल रहा हूँ या खुद से बात कर रहा हूँ, और इस बहाने आप सबसे बात कर रहा हूँ। तो ये जो हमारी जो इस तरह की जो यात्रा है, ये हमें एक प्रतिबद्धता के साथ, एक वैचारिक जुड़ाव के साथ, या हम जब बोलते हैं ना कोई इस रचना में क्या मैसेज है, कविता में या कहानी में क्या मैसेज है, वो मैसेज कब आएगा, जब आप लिखेंगे। और आप कब लिखेंगे, जब आप पढ़ेंगे। तो सबसे दुखद ये है कि अब पढ़ना लगभग बंद है। दुखद ये है कि अब बोलना या व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करना या लाइक कर देना ज़्यादा हो गया है।
तो अभी भी ज़रूरत है पढ़ने की, जो खासकर मैं अपने, मुझे सबसे अच्छा लगता है अपने युवा साथियों से बात करना। स्कूल और कॉलेज में जाना मुझे सबसे प्रिय है। मैं अपने बिलासपुर डिवीज़न के तो लगभग बहुत सारे स्कूल कॉलेज में गया हूँ, अभी भी कोशिश करता हूँ। तो जब हम जाते हैं, उनसे बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में बात करते हैं, और अब तो खैर 2-3 साल से कम हुआ है। और जब मैं बात करता हूँ कि क्या-क्या लिखा, क्या-क्या पढ़ा, तो मुझे अकलतरा की एक स्कूल याद आती है। अकलतरा में राजेंद्र कुमार सिंह स्मृति स्कूल है। उस स्कूल में 9वीं 10वीं के 11वीं के जो छात्र हैं, उनमें से जब उनसे मैं बात कर रहा था, तो मैं लगातार, मैं बोलता कम हूँ, सुनता ज़्यादा हूँ लोगों की। तो उनमें जो जो मैंने कहा, ठीक है बताओ क्या पढ़ा है? तो कुछ ने प्रेमचंद, कुछ ने टैगोर, और एक एक जो वहाँ का हमारा छात्र था, उसने तो मुक्तिबोध की कविता की, अंधेरे में को कहीं छोटा सा पढ़ा था, राम की शक्ति पूजा। तो जब मैंने इतना उन लोगों से सुना, तो तो वो मुझे अपनी लाइब्रेरी ले गए, और उस लाइब्रेरी में मैंने देखा कि सारा कुछ कितना भंडार भरा है। तब आकर फिर बिलासपुर की मैंने लाइब्रेरियों की खाक छानी, और बिलासपुर के स्कूलों में जो लाइब्रेरी है बहुत रिच है, लेकिन कई दिनों से वो खुली नहीं है, कई सालों से उसके ताले नहीं खुले हैं, और उस पे धूल जम रही है। तो हम सब जो लिखने वाले लोग हैं, मुझे लगता है हमारा ये दायित्व भी है कि हम उसकी थोड़ी सी धूल हटाएं, और अपने साथियों को, युवा मित्रों को से कहें कि भाई पढ़ो, तुम्हारे आसपास बहुत किताबें हैं, हम सब के पास बहुत किताबें हैं। और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम जब तक 10 किताब नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता हम 10 पेज भी लिख पाएंगे। तो जब तक हम इस तरह के इस आंदोलन के रूप में अगर इसको हम नहीं चलाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा लिखना पढ़ना भी बेकार है। क्योंकि हम जो तैयार हुए हैं, वो हमने अपनी पिछली पीढ़ी या अपने सीनियर से सीखा है। तो हम अपनी आगे भावी पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हैं, एक रचनाकार के नाते भी हमको सोचना चाहिए, और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते भी सोचना चाहिए। अर्पण जी। जी, मैं बना हुआ हूँ। जी जी। तो जैसा आपका आदेश था कि जी मैं साथ में कुछ कविताएं भी सुनाऊं, जी तो अगर बिल्कुल। आप कहें तो मैं एक दो कविताएं सुना सकता हूं आपको। जी स्वागत। जी। शुरुआत पहले संग्रह से ही किया जाए, सूरज को देखो। हाँ ठीक है। हाँ, उसकी जी, कविता वो। उसके बाद हम इनके हाँ दूसरे उसकी। कविता संग्रह ठीक है, उसकी ठीक है। आंखों में समुद्र ढूंढता रहा, इस पर जी आएंगे। ठीक है। जी तो सूरज को देखो जो शीर्षक है, वो कविता का ही, उसकी भीतर एक कविता है, उसका शीर्षक है। और उसी उसी से मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ अपनी। अब जी तो आपके सामने पेश है। जी। शीर्षक और है जैसा कि सूरज को देखो। जी। हाँ, नथमल जी ने शुरुआत में अपनी बात रखी कि यह पुस्तक वर्ष 1988 में प्रकाशित हुई, और उस समय के यह एक संग्रह जो एक बेहद महत्वपूर्ण काम हुआ, वहां से हम नथमल जी की कविताओं को सुन रहे हैं। जी स्वागत। अ, उस कविता का शीर्षक सूरज को देखो, 8-10 पंक्तियों की कविता है। हाँ यह सच है कि उन लोगों ने सूरज की रोशनी को भी बांट लिया है। हाँ यह सच है कि उन लोगों ने सूरज की रोशनी को भी बांट लिया है, और अपने हिस्से में तुम सिर्फ अंधेरा मानते हो। पर सुनो, सूरज ने ऐसा कोई बंटवारा अपनी ओर से नहीं किया है। सूरज ने ऐसा कोई बंटवारा अपनी ओर से नहीं किया है। मैं तुम्हें उस तरह रोशनी की हिस्सेदारी के लिए नहीं कहता। मैं तुम्हें उस तरह रोशनी की हिस्सेदारी के लिए नहीं कहता, पर तुम वहां से आगे तो बढ़ो, अंधेरा खुद पीछे छूट जाएगा। वहां से आगे तो बढ़ो, अंधेरा खुद पीछे छूट जाएगा। तो ये वाह। उस संग्रह की कविता है, जो मुझे भी पसंद है और हमारे मित्रों को भी पसंद आई। और इसके अलावा एक दो कविताएं और हैं। एक कविता
जिस पर वीरेन जी ने काफ़ी डिटेल से, काफ़ी विस्तार से लिखा है, डिटेल से। उसका शीर्षक है चिड़िया। संयोग से इस संग्रह में भी है। चिड़िया। देखो बहेलिया फिर आया है, देखो बहेलिया फिर आया है और दाना डालकर जाल बिछाया है। देखो बहेलिया फिर आया है और दाना डालकर जाल बिछाया है, पर इस बार तुम दाने के लालच में मत आओ। पर इस बार तुम दाने के लालच में मत आओ और सारा का सारा जाल लेकर ही उड़ जाओ। और सारा का सारा जाल लेकर ही उड़ जाओ। एक छोटी सी कविता है ये। तो इसके बाद में इस संग्रह की भी कुछ कविताएं आपको बताऊं, सुनाऊं। कुछ तो याद है, कुछ देखनी पड़ेगी। इस संग्रह में एक कविता है भगवान। हमारे मित्र हैं रायपुर में अरुण काठोटे, उन्होंने इसका एक कविता पोस्टर भी बनाया है जो बहुत जगह प्रचारित हुआ। शीर्षक है भगवान। कमली सोकर उठी है अभी, वैसे रात भर नींद ही कहाँ आई। कमली सोकर उठी है अभी, वैसे रात भर नींद ही कहाँ आई। आंगन में आ चुका है धूप का एक टुकड़ा। आंगन में आ चुका है धूप का एक टुकड़ा। आ रही है छेनी हथौड़ी की आवाज। बहुत दिनों से कमली देख रही है पिता को। बहुत दिनों से कमली देख रही है पिता को एक चट्टान को रूपायित करते हुए। बताते हैं पिता भगवान बना रहा हूं। बताते हैं पिता भगवान बना रहा हूं। जिस दिन बन जाएंगे भगवान पूरे और पूजे जाएंगे। जिस दिन बन जाएंगे भगवान पूरे और पूजे जाएंगे, उस दिन आएगा अपने घर में अनाज। उस दिन आएगा अपने घर में अनाज। सोचती है कमली इतनी देर से क्यों बनते हैं भगवान। सोचती है कमली इतनी देर से क्यों बनते हैं भगवान। और इस कविता का जो संग्रह का जो शीर्षक जिस नाम से रखा गया, वो कविता भी आपको सुनाऊंगा। मुझे अर्पण जी ने कहा था, लेकिन जैसे मैंने अपनी शब्दों की यात्रा पर कहा, तो मैं एक छोटी सी और कविता 5-7 लाइन की आपको सुनाता हूँ। शब्द। ऐसा होता है अक्सर कई बार लोग चलते रहते हैं, तपते रहते हैं। रास्ते की दूरी और पेट की आंतों में तारतम्य बैठाते बैठाते बीत जाती है ऋतुएं। पेट की आंतों में तारतम्य बैठाते बैठाते बीत जाती है ऋतुएं। बदल जाते हैं मौसम, पर रुकती नहीं है जिंदगी। पर रुकती नहीं है जिंदगी। शब्द ही देते हैं साथ। शब्द ही देते हैं साथ। ऐसे में किसी दिन कोई पुकारता है। ऐसे में किसी दिन कोई पुकारता है। ये एक कविता है। हम सब जैसा लोग हैं, एक और छोटी कविता अपने सफ़र पर आपके सामने है, हमारे सबके सफ़र पर। शीर्षक है सफ़र। सफ़र चलता है यूं ही निरंतर। सफ़र चलता है यूं ही निरंतर। तुम्हारे कदम स्पर्श कर रहे हैं पृथ्वी को। तुम्हारे कदम स्पर्श कर रहे हैं पृथ्वी को। महसूस कर रहे होंगे मिट्टी की गंध। महसूस कर रहे होंगे मिट्टी की गंध। आओ आकाश की ओर बढ़ चलें। आओ आकाश की ओर बढ़ चलें। एक और कविता जो मेरे दोस्तों को, परिजनों को थोड़ी ज़्यादा प्रिय है, उसे भी सुन लीजिए। शीर्षक है बेटियां। इसको फिर मैंने विस्तारित या संक्षिप्त करके कर दिया था, बेटियां और नदी। शुरू में यही कविता लिखा था, बेटियां और नदी। बेटियां होती है नदी की तरह, नर्मदा गंगा जैसी।
नर्मदा जैसी, गंगा जैसी हिमालय से आती और नहीं, फिर से, बेटियां होती है नदी की तरह, नर्मदा जैसी, हिमालय, गंगा जैसी हिमालय से आती, छोटी सी गंगा बनारस में कितनी विशाल हो जाती है। हिमालय से आती छोटी सी गंगा बनारस में कितनी विराट हो जाती है, जिसकी गोद में जैसे सब कुछ समा जाता है, जीवन के हर क्षण से लेकर आखिरी सांस भी। सचमुच बेटियां होती हैं नदी की तरह, सचमुच बेटियां होती हैं नदी की तरह, हिमालय अमरकंटक की तरह खुद को महसूस करता हूँ और नदियों को जाते देखते हुए भीतर से भर जाता हूँ, और नदियों को जाते देखते भीतर से भर जाता हूँ। बेटियां और नदी, ये कविता है। एक कवि सुख और दुख को किस तरह से देखता है, तो एक छोटी सी कविता है, सुख और उसके बाद दुख। सुख क्या है? सुख, सुबह आंगन के नीम पर चहकती चिड़ियों को चुन लें। सुबह आंगन के नीम पर चहकती चिड़ियों को सुन लें, शाम को घोंसलों पर लौटते पक्षियों से मिल लें, पिंजरे से उड़ गए तोते से बात करें, किसी बच्चे को हंसता देख लें, ले आए कुम्हार से एक सुराही, लौट जाएं बचपन में, याद करें कैरियों का स्वाद, मिल आए गांव के तीर, अकेली रह रही एक बुढ़िया से, माँ की पुरानी संदूक से निकाल लें उनका टूटा चश्मा, और कभी पिता की गीता बाँच लें, दिखा दे किसी रात बिटिया को ध्रुव तारा, दिखा दे किसी रात बिटिया को ध्रुव तारा, और किसी को पूरनमासी का चांद, और किसी को पूरनमासी का चांद। ये सुख। दुख, डाल से पिछड़े पत्ते, देहरी पर बैठी मां, कटे तने लिए खड़े वृक्ष, प्रतीक्षा करते पहाड़, गांव की सूनी पगडंडियां, जवान होती बिटिया के पिता, नन्हे को काम पर छोड़कर जाती मां, नई नवेली सड़क के किनारे, कल उजड़ती झोपड़ी में आखिरी रात बिताते लोग, महीनों से भाई की चिट्ठी का इंतजार। ये कविता उस समय लिखी जब चिट्ठियां आए जाया करती थी। महीनों से भाई की चिट्ठी का इंतजार, परदेश से आया बिटिया का एसएमएस, तस्वीर पर फूल चढ़ाती सैनिक की विधवा, और हर बार अपने वोट पर पछताता लोकतंत्र। ये हमारा दुख। अर्पण जी, और सुनाऊं? अर्पण जी, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो ये जो संग्रह है, उसकी आंखों में समुद्र ढूंढता रहा, उसकी जो शीर्षक कविता है, उसका सिर्फ शीर्षक है समुद्र। जी इस कविता की भी छोटी सी कहानी है। हम सब परिवार के साथ पुरी घूमने जा रहे थे। हमारे एक कवि मित्र हैं राम कुमार तिवारी। उन्होंने कहा था, ठीक है घूमने तो जा रहे हो, जाओ, लौटते समय कुछ कविताएं ले आना। तो पुरी से लौटने के बाद या उस समुद्र से मिलने के बाद ये जो कविता बनी, वो कविता प्रस्तुत है। उस दिन समुद्र से बात हुई, उस दिन समुद्र से बात हुई, बात ही नहीं ढेर सारी बातें हुई। पढ़ने क्या? सुनने में दूर दिखता समुद्र उस दिन कितने पास लगा, जब लहर पकड़ने दौड़ पड़ी बिटिया, जब लहर पकड़ने दौड़ पड़ी बिटिया, दोनों कितनी देर खेलते रहे, मैं भीतर तक भीगता रहा। दोनों कितनी देर खेलते रहे, मैं भीतर तक भीगता रहा। फिर जब मैं भी गया समुद्र के और पास, तो आती लहर ने मुझे वैसे ही छू लिया जैसे कभी कभी स्पर्श कर लिया करते थे पिता, जैसे कभी कभी स्पर्श कर लिया करते थे पिता और अक्सर दादा। फिर तो भीतर तक भीगा मैं, बाहर भी भीग गया। फिर तो भीतर तक भीगा मैं, बाहर भी भीग गया। समुद्र हमारे पुरखे,
मैं लहरों में तलाश करता रहा अंतरिक्ष, मैं लहरों में तलाश करता रहा अंतरिक्ष, ढूंढता रहा गहराई में चांद और तारे। स्टीफन हॉकिंग का ब्लैक होल और गुलजार का छई छपाक छई साथ साथ याद आए। स्टीफन हॉकिंग का ब्लैक होल और गुलजार के छई छपाक छई साथ साथ याद आए। नहीं दिखा मुझे समुद्र मंथन का कोई निशान, नहीं दिखा मुझे समुद्र मंथन का कोई निशान, और न ही अमृत लेकर भागते जयंत के पैरों की आहट ही सुनाई दी। और न ही समुद्र अमृत लेकर भागते जयंत के पैरों की आहट ही सुनाई दी। तभी सीप मोती और शंख बेचने वाले कुछ बच्चे आए। तभी सीप मोती और शंख बेचने वाले कुछ बच्चे आए। मैं उनसे मोल भाव न कर सका, मैं उनकी आंखों में समुद्र ढूंढता रहा। मैं उनसे मोल भाव न कर सका, मैं उनकी आंखों में समुद्र ढूंढता रहा। ये एक कविता है। एक और कविता जिसके अर्पण जी ने कहा कि कविता के साथ कैसे कैसे हुआ, ये भी थोड़ा थोड़ा आप बताना। एक मैंने एक लंबी एक सीरीज लिखी थी, बेंट, जो हमारी कुल्हाड़ी में लगती है बेंट, उसकी जो इसमें है काफ़ी 8-10 इसमें है। तो हमारे जो अग्रज हैं, हमारे बहुत बड़े आलोचक हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, आदरणीय चौथीराम जी यादव, तो उनको ये बेंट का जो हिस्सा है या ये बेंट जो कविता का सीरीज है बहुत पसंद आई। और मुझे मिलने के बाद या इस संग्रह को पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे विशेष कर फ़ोन किया और इस बेंट का उल्लेख किया और ये एक आशीर्वाद दिया कि ये बात मुझे बहुत भीतर तक लग गई जो आपने लिखा है और बेंट को किस तरह से आपने देखा है। तो मैं ये जो बेंट की एक छोटी सी लाइन सुनाऊंगा, ये बहुत बड़ी है, उसमें 8-10 सीरीज में है। तो एक बेंट, दिल्ली के गोल घर में रखी कुल्हाड़ियों ने ले लिया है जंगल काटने का फैसला। दिल्ली के गोल घर में रखी कुल्हाड़ियों ने ले लिया है जंगल काटने का फैसला। उन्हीं कुल्हाड़ियों ने जिनमें बेंट लगाकर हमने कुल्हाड़ी होने की कुबत दी। उन्हीं कुल्हाड़ियों ने जिनमें बेंट लगाकर हमने कुल्हाड़ी होने की कुबत दी। तो ये कुछ कविताएं हैं, बहुत बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। एक हाथ दो और सुन लीजिए। ये कविता का शीर्षक है पृथ्वी। मैं पृथ्वी की पीठ पर बने खून के धब्बे पोंछना चाहता हूं। मैं पृथ्वी की पीठ पर बने खून के धब्बे पोंछना चाहता हूं, पहले पीठ के ही धब्बे, क्योंकि लहूलुहान हो चुकी पृथ्वी का सामना मैं नहीं कर पा रहा हूं। चल रहा हूं अभी अपनी पृथ्वी के पीछे पीछे ही, चल रहा हूं अभी अपनी पृथ्वी के पीछे पीछे ही। उसकी छांव पड़ रही है, सुकून मिल जाता है। उसकी छांव पड़ रही है, सुकून मिल जाता है। लेकिन फिर जब नजर जाती है पृथ्वी की पीठ, लाल लहू से नजर आती है। फिर जब नजर जाती है पृथ्वी की पीठ, लाल लहू से नजर आती है। अपना गमछा लेकर पोंछ देना चाहता हूं वे सारे धब्बे पीछे से ही। अपना गमछा लेकर पोंछ देना चाहता हूं वे सारे धब्बे पीछे से ही। पूछता हूं पृथ्वी से, तुम्हें दर्द नहीं होता क्या? पूछता हूं पृथ्वी से, तुम्हें दर्द नहीं होता क्या? मुस्कुराते और कराते हुए कह रही है, मुस्कुराते और कहराते हुए कह रही है, सामने आओ तो बताऊं, सामने आओ तो बताऊं। ये एक और छोटी सी कविता है जो सूरज को देखो में भी थी और इसमें भी है। इसमें एक दो पंक्तियां मेरे राम कुमार तिवारी जो मित्र हैं, उन्होंने सुधार दी थी। रिश्ते, रिश्ते महसूस करता हूं भीतर तक, रिश्ते महसूस करता हूं भीतर तक। मैंने एक खिड़की खुली छोड़ रखी है, जिससे आती रहे गुनगुनाती धूप, तपन और एक मीठा सा खुशबूदार हवा का झोंका।
रिश्ते अच्छे लगते हैं, रिश्ते अच्छे लगते हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ कविताएं हैं जो मैंने आपके सामने सुनाई। एक आखिरी कविता और सुना दे रहा हूँ। ये कविता भी एक प्रकार की हमारे बिलासपुर में बहुत सारे जो साथी आंदोलन करते हैं उनसे भी जुड़ी है। उन्होंने भी अपनी बहुत सारी किताबों में, पोस्टर में इसे लिया है। इसका शीर्षक है, स्त्री कह रही है सूर्य से। स्त्री सूर्य से कह रही है, तुम्हारे ताप में मैं ही तो हूं। स्त्री सूर्य से कह रही है, तुम्हारे ताप में मैं ही तो हूं। मेरी आभा लेकर तप रहे हो तुम, मेरी आभा लेकर तप रहे हो तुम, और दे रहे हो पूरे जीवन को जीवन, और दे रहे हो पूरे जीवन को जीवन। ये बहती नदियां, हरे भरे जंगल, खिलते फूल, ये घर और घाट, तुमसे ही तो है सूर्य। मेरे ताप को अपनी किरणों में लेकर कई बार जलाया भी है तुमने मुझे। मेरी ताप को अपनी किरणों में लेकर कई बार जलाया भी है तुमने मुझे। पर प्रकृति संवारने के तुम्हारे अविरत कर्म में सदा बनी रही मैं सहभागी तुम्हारी, सदा बनी रही सहभागी तुम्हारी। और जलकर भी तुम्हें देती रही अपना ताप, जलकर भी तुम्हें देती रही अपना ताप, ताकि बची रहे पृथ्वी, ताकि बची रहे पृथ्वी। सदियां हो गई सूर्य से बतिया रही है स्त्री, सदियां हो गई सूर्य से बतिया रही है स्त्री। पहले मौन और अब शब्दों में, पहले मौन और अब शब्दों में। पर जवाब सूर्य का सुनाई तो नहीं दिया, पर जवाब सूर्य का सुनाई तो नहीं दिया। पूछना पड़ेगा किसी स्त्री से, पूछना पड़ेगा किसी स्त्री से। शुक्रिया दोस्तों। मुझे लगा कुछ ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन जब हम गोष्ठियों में बैठते हैं, एकल पाठ में बैठते हैं, तो हमें लगता है कि हर तरह की कविता अपनी रचना यात्रा की अपने दोस्तों के साथ साझा करनी चाहिए। और मैंने कोशिश की है कि कुछ कविताएं आपके साथ साझा करूं। कुछ कविताएं अगले संग्रह में आएगी। एक दो संग्रह की तैयार कविता है, लगभग हर कविता कवि के पास तैयार होती है, मेरे पास भी है। जी अर्पण जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नथमल शर्मा जी इस काव्य पाठ के लिए। और मित्रों, जैसा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम इन वैविध्य से भरी कविताओं को सुनते हुए एक कवि की पूरी रचना यात्रा को भी समझ सके, उसके विभिन्न पड़ावों से गुजर सके और कविताओं में उसका जो अपना मंतव्य है उसको जान सके। आज इस काव्य पाठ में हमने नथमल शर्मा जी के कवि पक्ष को जाना और समझा। हमने पाया कि वे किस तरह स्थानिकता और वैश्विकता के कवि हैं। दोनों की चिंता समान रूप से करते हैं। वे अपने देश और समय में रहते हैं, उसके सरोकारों को भली भांति जानते हैं और उसे चित्रित करते हैं। वे भारत की बात करते हुए छत्तीसगढ़ को नहीं भूलते और बिलासपुर, जो कि उनका ठौर है, जो हमने उनके वक्तव्य में भी सुना, जो उनका प्रिय शहर है, जहां से जुड़ी उनकी कितनी सारी स्मृतियां हैं, दशकों की स्मृतियां हैं, उस बिलासपुर की बात करते हुए भी वे हम सभी के अपने अपने ठौर को भी याद दिलाते हैं। और एक बेहद रोचक पंक्ति इस संग्रह से, जो उसकी आंखों में समुद्र ढूंढता रहा, के बैक पेज पे लिखा हुआ है। उन्होंने अपने घर का पता दिया है और वे लिखते हैं, ये सारा जहां ही घर है, ठिकाना बिलासपुर है। तो इस तरह से कवि जब सोचता है तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसी पंक्तियों से, और पंक्तियों के पीछे इस तरह की भावनाओं से गुजरना। और जो अभी हमने बात की
छत्तीसगढ़ की समस्याओं को लेकर जो उनकी कविताएं हैं और जिसमें भारत पृष्ठभूमि में है, वह कविता है हम छत्तीसगढ़ के लोग। मैं उसका एक अंश आप मित्रों के लिए यहां पर रख रहा हूं। वहां भी कैसे कवि एक बड़े परिप्रेक्ष्य में अपनी जगह को, अपने प्रांत को याद करता है। नथमल शर्मा जी लिखते हैं, हम भारत के लोग, लिखा जा सकता था, लिखा ही जाना चाहिए था, लेकिन रहता हूं इस धरती पर, पीता हूं यहां का पानी, जीता हूं यहां के जंगलों को, देखता हूं यहां के पहाड़ों को और बुनता हूं सपने अपने छत्तीसगढ़ के लिए। इसलिए लिखता हूं हम छत्तीसगढ़ के लोग कब तक चले जाते रहेंगे। तो यह जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी जगह, किसी भी प्रांत की जो अपनी समस्याएं हैं, जिसकी ओर कभी ध्यान दिलाना चाहता है, जो देश की या विश्व की भागीदारी में अपना हिस्सा चाहता है, सब जगह का समान रूप से विकास में हाथ हो, कोई पीछे न रह जाए, कभी की यह चिंता हमें यहां दिखाई पड़ती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी प्रांत का हो, यह प्रांत कोई भी हो सकता है, यह प्रांत झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, कोई भी ऐसा प्रांत हम ले सकते हैं जिसकी बात यहां की जा सकती है। मुख्य धारा में हर समाज को और हर प्रांत को आने की जरूरत है। और कई बार हम देखते हैं कि जिन जगहों पर प्राकृतिक संसाधन है, उसका दोहन तो हो रहा है, मगर उसका उस तरह से जो विकास में हिस्सेदारी है वह नहीं है। तो इस तरह ऐसी कई कविताएं और कविताओं के पीछे की जो चिंता है वह हमें नथमल शर्मा जी की कविताओं में दिखाई पड़ती है। ऐसी और कई कविताएं हैं जिसकी यहां पर चर्चा की जा सकती है। मैं कुछ इस अवसर पर ऐसे चित्र भी यहां रखना चाहता हूं जिसके माध्यम से भी हम नथमल शर्मा जी के रचनाकार के पक्ष को कुछ और समझ सकते हैं और एक लेखक कैसे अपने वक्त के लेखकों के साथ नए पुराने रचनाकारों, कलाकारों, मीडिया कर्मियों, संस्कृति कर्मियों के साथ यात्रा करता है, इसे भी देखेंगे। नथमल शर्मा जी के शुरुआती जीवन का यह चित्र, और कोशिश कर रहे हैं कि यह वीडियो सही तरीके से चल पाए और हम इस अवसर पर कुछ और चित्र भी देख सकें। जी मित्रों, मैं देख रहा हूं कुछ समस्या आ रही है और ये चित्र आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो कभी और किसी अवसर पर हम। कोई दिक्कत नहीं है, चित्र चित्र फंसे रहने दीजिए अगली बार के लिए। जी कुछ इस तरह की समस्या आ रही है मित्रों कि हम उसे दिखा नहीं पा रहे, मगर हम इस वीडियो को अलग से जनसुलभ पुस्तकालय के इस फेसबुक पेज पर अपलोड करेंगे और वहां आप इन चित्रों को देख सकते हैं और एक लेखक की जो अपनी यात्रा है, जो लोगों के साथ कैसे उसके संबंध विकसित होते हैं, इसे समझ सकते हैं। और जब हम इस किताब की बात करें, उसकी आंखों में समुद्र ढूंढता रहा कि, तो देखिए कितनी अच्छी बात कवि कह रहा है, उन सभी दोस्तों के नाम जिनके कारण शब्दों को अर्थ मिले। तो यह जो एक आभार है और तमाम लोगों के साथ एक सहज संबंध स्थापित करता हुआ एक रचनाकार अपने समाज के बीच जी रहा है और समाज की समस्याओं को लगातार अपने साहित्य में या अपनी पत्रकारिता में
रख रहा है, यह निश्चय ही उल्लेखनीय है। तो मैं नथमल शर्मा जी आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज समय निकाला और अपनी बात रखी। आपका जी, बहुत बहुत आभार शुक्रिया। जी। खासकर अर्पण जी आपका, आपने एक मौका दिया। और समय निकालना क्या है, वो समय तो चुरा लेना पड़ता है, जो आपने चुरा लिया। और जो बात हमने यहाँ रखी है वो अभी पूरी नहीं हुई है, अधूरी है। बात की शुरुआत हुई है, ये बात चलती रहेगी, उम्मीद करते हैं। जी शुक्रिया। मित्रों, इस अवसर पर जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनमें से मैं कुछ एक के नाम ले लूं। प्रगति गुप्ता जी, उर्मिला शुक्ल जी, सत्यभामा अवस्थी, शैली त्रिपाठी जी, विश्वासी एक्का जी, लव कुमार, जीवेश प्रभाकर जी, जयप्रकाश जी, उमा शर्मा जी और राजेश चौरसिया जी, अशोक मिश्र जी, बाल कीर्ति, प्रेम शंकर शुक्ल जी, पूनम तिवारी, श्रीधर करुणानिधि जी, सुधा अरोड़ा जी, मोहन लाल लोदबाड़ जी और तमाम ऐसे मित्रगण जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और मित्रों, जब आप लोग किसी कार्यक्रम से जुड़ते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो निश्चय ही रचनाकार का जो अपना एक रचना के प्रति समर्पण है वह और अधिक प्रखर रूप में सामने आता है। पद्मा त्रिपाठी जी और कुछ एक नाम, अंशुमति जी, राकेश ठाकुर जी, वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी, तिलक पटेल जी, जनक रावल जी, आलोक चौबे, अरुण अरुण जी और कुछ अन्य मित्रगण जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो इस बाद में भी अपनी सुविधा अनुसार इस पूरी प्रस्तुति को देखेंगे। रंजना चतुर्वेदी जी, आप सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद। नथमल शर्मा जी, एक बार पुनः शुक्रिया। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं फिर। जी।